विश्व भूगोल के लेक्चर्स हम कर रहे थे और उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम करने वाले हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थल और घास के मैदान। कई सारे एग्जाम्स में इसमें से सीधा सवाल आता है, तो कंसंट्रेट करिए। जैसा कि मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ, सबसे पहला सवाल जो है वो लोकेशन का है, तो विश्व के मरुस्थलों की आप लोकेशन देखिए, विश्व के घास के मैदानों की आप लोकेशन देखिए। इट मीन्स कौन से महाद्वीप में पड़ता है, अगर देश की ज़रूरत है तो मैं वो भी आपको बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थलों की। देखिए, मरुस्थल की परिभाषा तो आप सब जानते ही हैं। मरुस्थल ऐसा भूभाग है जहां पर वर्षा का वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर से कम होता है। अगर कहीं पर भी वर्षा का वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर से कम है तो आप उसे मरुस्थल कह सकते हैं। अब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि मरुस्थल में 50 डिग्री तापमान होना चाहिए, रेत के टीले होने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वर्षा का वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर से कम है तो वो मरुस्थल है। मतलब मरुस्थल ठंडा भी हो सकता है, मरुस्थल गर्म भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? सारा खेल किसका है? वर्षा के वार्षिक औसत का। और ये कैसा होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर से कम का होना चाहिए। देखिए, मरुस्थल के प्रकार भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ तो मरुस्थल जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। मरुस्थल कितने? 3 प्रकार के हैं। ये 3 प्रकार हैं मरुस्थल के। आप देखें, इर्ग, हम्माद और रैग। कभी आपसे पूछ ले कि मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं तो आप बोलेंगे मरुस्थल कितने? 3 प्रकार के होते हैं, इर्ग, हम्माद और रैग। इर्ग का मतलब है रेतीला मरुस्थल। ऐसा मरुस्थल जहां दूर दूर तक आपको बालू मिट्टी दिखाई दे, ऐसा मरुस्थल किस श्रेणी में आता है? इर्ग श्रेणी में आता है। जैसे आप सहारा मरुस्थल को देखेंगे तो यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ वो मिट्टी दिखाई देती है। भारत में अगर आप थार मरुस्थल में जाएंगे तो भारत पाकिस्तान सीमा पर जो थार मरुस्थल का विस्तार है वो बिल्कुल इर्ग प्रकार का है, दूर दूर तक सिर्फ बालू मिट्टी के टीले ही दिखाई देते हैं। ऐसे ही अगर आप हम्माद मरुस्थल देखें तो ये होता है चट्टानी, या फिर आप कह सकते हैं पथरीला। चट्टानी या पथरीला मरुस्थल जो है वो कैसा कहलाता है? हम्माद मरुस्थल कहलाता है। जैसे आप अमेरिका में जाएं, वहां का जो एक मोजावी मरुस्थल है, मोजावी, वो मरुस्थल कैसा है? एकदम पथरीला मरुस्थल है, दूर दूर तक सिर्फ चट्टाने दिखाई देती है। बात समझ रहे हैं? आप अगर यहाँ पर जाएं सीरिया के आसपास, यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर जो आपका आता है जॉर्डन, इजराइल, अरब के मरुस्थल का जो विस्तार है, वहाँ पर भी दूर दूर तक चट्टानी मरुस्थल है, वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। बात समझ रहे हैं? और ऐसे मरुस्थल जहाँ आपको रेतीला भी मिले और आपको चट्टानी भी मिले, तो ऐसे मरुस्थल को आप क्या कहेंगे? रैग कहेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इर्ग रेतीला मरुस्थल, हम्माद चट्टानी या पथरीला मरुस्थल, और रैग कैसा? रेतीला भी और चट्टानी। जैसे कि सहारा मरुस्थल के अंदर कई स्थानों पर आपको पूर्णतः मिट्टी भी मिलेगी, बीच बीच में कहीं पर चट्टाने भी मिलेंगी, तो आप उसको किस श्रेणी में रखेंगे? रैग श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, अब हम विश्व के प्रमुख मरुस्थलों की बात करते हैं। तो जैसा कि मैं अभी तक करता आया हूं, यहां पर भी वही करूंगा। मैं आपको महाद्वीपों के हिसाब से जो है मरुस्थलों का वर्गीकरण समझाता हूं। देखो, जैसे आप अगर उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका के अंदर, दक्षिण अमेरिका भी मैं लिख देता हूं, फिर अपन बारी बारी से बात करते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका के अंदर आपको अगर बात करनी है तो आप 2 मरुस्थलों के नाम याद रखेंगे। एक मरुस्थल है वहां पर मोजावी मरुस्थल, और एक मरुस्थल है यहां पर सोनेराव मरुस्थल। मोजावी और सोनेराव दोनों मरुस्थल आपको कहाँ मिलेंगे? उत्तरी अमेरिका में मिलेंगे। आप देखिए, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो भाग है, थोड़ा अलग मैप ले लेते हैं अपन। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये जो पश्चिमी भाग है ना, ये यहाँ पर इन दोनों मरुस्थलों का विस्तार है। अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत है, कौन सा? कैलिफोर्निया, वहां पर आपको मिलेगा ये मोजावी और सोनेराव मरुस्थल। इस मरुस्थल की एक खासियत आप याद रखेंगे, हालांकि ये पूरा चट्टानी मरुस्थल है, दूर दूर तक चट्टानें बिखरी हुई हैं, यहाँ पर कहीं तरह छोटी बड़ी पर्वतमालाएं हैं, तो ये एक प्रकार का हम्माद मरुस्थल है, पहली बात। दूसरी बात, आप यहाँ एक चीज याद रखेंगे, मैं लिख देता हूं, मोजावी मरुस्थल की खासियत है मृतकों की घाटी। मृतकों की घाटी, वैली ऑफ डेड। ये क्या है? आप देखिए कि अमेरिका का मानचित्र अगर आप यहाँ ढंग से देख पा रहे हैं तो इसमें क्या है कि
अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला चलती है, ठीक है, पश्चिम में ही चलती है। पर्वतमालाओं में मैंने आपको विस्तार से बताया था। तो अमेरिका का जो बिल्कुल पश्चिमी भाग है ना, इस तरफ, ये एक तरीके से रेस्ट ऑफ अमेरिका से कटा हुआ है, क्योंकि बीच में बड़ी पर्वतमाला आ जाती है। साथ ही साथ पर्वतमालाओं से ही सटे हुए हैं ये मरुस्थल। तो क्या होता है, बहुत पहले जब अमेरिका मतलब एकदम नया मुल्क था, इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो अमेरिका की मुख्य धरती पर कई सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है पुलिस से बचने के लिए इन मरुस्थलों में भाग जाते थे। फिर उन कई बार क्या हुआ, इन अपराधियों ने आगे चलते गए पुलिस से बचने के लिए, फिर अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज बना ली। उन्हीं कॉलोनी में से एक कॉलोनी थी लॉस एंजल्स, ठीक है, एलए जिसको आप कहते हैं आज की तारीख में। लॉस एंजल्स में इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आके इकट्ठे होने लगे। अब कई सारे लोगों, धीरे धीरे लॉस एंजल्स बढ़ने लगा, कई सारे लोगों को अब ये एलए जाना होता था। तो रास्ते में क्या होता था, करीबन करीबन 500 किलोमीटर लंबी एक रोड आ जाती है, जिस रोड के दोनों तरफ कुछ भी नहीं है। बात समझिए, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है, और दिन के अंदर जो बिल्कुल जमीन से लगती हुई पत्थर हैं इतने गर्म हो जाते हैं कि 50 से 55 डिग्री का तापमान हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर कोई भटक जाए या किसी प्रकार की कोई विपदा यहाँ पे आ जाए तो आदमी यहीं पे अपना दम तोड़ देता था। और कई सारे लोग जब यहाँ से गुजरते थे तो रास्ते में उनको आसपास ये स्केलेटन्स जो होते हैं, कंकाल बिखरे हुए दिखते थे। इस वजह से इसका नाम पड़ गया वैली ऑफ डेड, मृतकों की घाटी। तो मृतकों की घाटी आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी मोजावी मरुस्थल में। कहाँ पर, ये अपनी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मरुस्थल है। सोनेराव भी इसी के पास में ही है। तो मोजावी और सोनेराव आप याद रखेंगे किसके लिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लिए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जाओगे तो दो मरुस्थल आप याद रखोगे, एक याद रखोगे आप अटाकामा, और एक आप याद रखोगे पैटागोनिया। क्या क्या, अटाकामा और पैटागोनिया। देखो अटाकामा मरुस्थल जो है वो, ये आप अगर मैप में देख पा रहे हैं, येलो कलर में ये है, मैं लाइन खींच देता हूँ। ये मरुस्थल जो है ये है अटाकामा मरुस्थल, बात समझ रहे। और ये मरुस्थल जो है ये नीचे, ये है पैटागोनिया, ठीक है। ये अटाकामा मरुस्थल जिस देश में स्थित है, महाद्वीप तो आपको समझ में आ गया होगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये चिली देश में। और पैटागोनिया मरुस्थल जिस देश में है वो देश है हमारा कौन सा, अर्जेंटीना। ध्यान रखेंगे। अब इसमें से भी आपको अटाकामा ध्यान रखना पड़ेगा, इस पे अच्छा सवाल बनता है। अटाकामा जो है यह एक शीत मरुस्थल है, शीत कह सकते हैं या ठंडा कह सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था ना, ऐसा भाग, मैदानी भाग जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, वो आप क्या कहेंगे, उसको एक मरुस्थल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारा लेना देना किससे, वर्षा से। अटाकामा मरुस्थल बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, बात समझ रहे हैं। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पे ठंड रहती है साल भर, मतलब बहुत कम टेम्परेचर रहते हैं, बर्फ भी गिर जाती है कई बार। परंतु उसके बाद भी यहाँ पर आप इसे जब आप किसी कैटेगरी में रखेंगे तो मरुस्थल की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि यहाँ बारिशें नहीं होती हैं, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है और बारिशें भी नहीं हो रही है। इस वजह से अपन इसको कैसी कैटेगरी में रखते हैं, शीत मरुस्थल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। एक और बात ध्यान रखेंगे, अटाकामा में नाइट्रेट के भंडार हैं, बहुत प्रसिद्ध है। चिली एक तो तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। चिली देश जो है एक तो तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है, और चिली में जो ये अटाकामा रेगिस्तान है यह नाइट्रेट के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे कैसे, ये पैटागोनिया जो है इसको आप ध्यान रखेंगे। पैटागोनिया कौन से देश में स्थित है, अर्जेंटीना देश में स्थित है। बाकी इसका कोई खास फैक्ट नहीं है, पैटागोनिया अर्जेंटीना, ठीक है। तो आपके पास देखो उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल आ गए, आपके पास दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल आ गए। आगे बढ़े अपन, तो अब अपन चलेंगे कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप पर, ठीक है। देखो अफ्रीका महाद्वीप ये आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे आप ध्यान रखोगे अफ्रीका महाद्वीप में एक तो सहारा मरुस्थल को, एक ध्यान रखोगे आप नूबियन मरुस्थल को, नूबियन, एक आप ध्यान रखोगे कालाहारी, और एक आप ध्यान रखोगे यहां पर नामीब का मरुस्थल, नामीब, ठीक है। ये चार मरुस्थल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बारी बारी से बात करते हैं। पहले बात करो आप सहारा मरुस्थल की। देखो अफ्रीका महाद्वीप में ये जो आपको पूरा दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये पूरा सहारा मरुस्थल है।
अफ्रीका के लगभग 13 देशों में इसका विस्तार है। यह विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ध्यान रखेंगे इसका विस्तार कितने? अफ्रीका के 13 देशों में। नूबियन मरुस्थल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नूबियन मरुस्थल जो है ये मिस्र के मरुस्थल को कहा जाता है। हालांकि ये सारा मरुस्थल का ही एक विस्तार है, परंतु मिस्र में इस मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? नूबियन। मिस्र से जानते हैं ना, इजिप्ट देश है ना। मिस्र की राजधानी काहिरा, कैरो, और मिस्र में इसी राजधानी काहिरा में ही वो मिस्र के प्रसिद्ध पिरामिड बने हुए हैं। सुना होगा गीजा का पिरामिड, है ना, विश्व के 7 अद्भुत जो आश्चर्य हैं उनमें से एक आता है। इसी नूबियन डेजर्ट से जो है वो मिस्र नदी होकर गुजरती है। ये मिस्र देश है एग्जैक्टली यहाँ पर, और यहीं से नील नदी होकर गुजरती है। इसी की नील नदी के किनारों पर ही जो है वो प्राचीन मिस्र की सभ्यता जो है वो विकसित हुई थी, और यहीं पर वो पिरामिड मौजूद है। तो सहारा याद हो जाएगा, उसके बाद नूबियन मरुस्थल भी आपको याद हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल, देखिए कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के एकदम दक्षिण में पड़ता है। ये वाला, ये है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका के जो दक्षिण अमेरिका देश है, कौन सा? दक्षिण अमेरिका, सॉरी दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका नहीं, दक्षिण अफ्रीका, उस देश में पड़ता है। खासियत क्या है? यहाँ पर एक जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, बुशमैन। क्या? बुशमैन। ये अफ्रीका की एक जनजाति, जैसे भारत में कई सारी जनजाति ने, भील, मीना, गरासिया, सहरिया, इसी प्रकार से ये एक जनजाति है बुशमैन। कहाँ रहती है? कालाहारी मरुस्थल में रहती है। ये क्या है? बुशमैन जाति जो है वो बड़े इन्होंने इस मतलब दुर्गम रेगिस्तान में भी रहना सीख लिया है। इनकी कुछ इस पे खूब डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, नेशनल ज्योग्राफी पे, डिस्कवरी पे, कि किस प्रकार से बुशमैन जनजाति ने है वो इस रेगिस्तान में रहते हुए भी अपने कुछ ऐसे एक्ट्स डेवलप करे हैं, अपने कुछ ऐसे हथियार और सर्वाइविंग स्किल्स डेवलप करी है जो बिल्कुल बेजोड़ है। एकदम जहाँ पर रेगिस्तान में पानी नहीं है वहाँ पर भी पेड़ों के नीचे खोद के ये मिट्टी, जो गीली गीली मिट्टी आती है, उसको सींच कर उससे पानी निकालने के ये जानते हैं। कई सारे पेड़ पौधे की जड़ें ऐसी है जिनको खाकर ये अपनी पानी की कमी पूरी करते हैं। तो बड़ा इनका इंटरेस्टिंग मामला है। ऐसे कैसे नामीब का मरुस्थल, ये भी बिल्कुल जुड़ा हुआ ही है। यहाँ पर है नामीब का मरुस्थल, ये वाला मरुस्थल जो आपको दिख रहा होगा ना, ये नामीब का मरुस्थल है ना। नामीब का मरुस्थल का नाम पड़ा है नामीबिया देश पर। कौन सा? नामीबिया। नामीबिया के साथ साथ यहाँ पे एक देश और है, उसमें भी इस मरुस्थल का विस्तार है, वो देश है बोत्सवाना। तो नामीबिया और बोत्सवाना में विस्तृत मरुस्थल का नाम क्या है आपने? नामीब का मरुस्थल। और जो बुशमैन प्रजाति की मैं बात कर रहा था कालाहारी में, वो आपको यहाँ भी मिलेगी। यहाँ पर बुशमैन के साथ साथ एक जनजाति और रहती है, खोई। क्या? खोई। तो ये सवाल पूछते हैं कि बुशमैन और खोई जनजातियां जो है कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? तो नामीब आए तो भी सही है और कालाहारी आए तो भी सही है। वैसे एग्जैक्ट आंसर अगर कभी टिक करना हो तो कालाहारी को टिक करना, अगर दोनों में से चूज करना हो। जनरली ये जोड़ा आता है, पर अगर आपको एक चूज करना हो दोनों के लिए तो कालाहारी को आप चूज करेंगे। तो देखिए ये है कौन से महाद्वीप के? अफ्रीका महाद्वीप के। आगे देखिए अपन चलते हैं। वैसे मैं आपको बोल के भी बता सकता था, बट मैं लिख देता हूं। यूरोप महाद्वीप, अब तो यूरोप महाद्वीप आप जानते हैं, ऐसा इकलौता महाद्वीप है जहां पर कोई मरुस्थल नहीं है। पूछते हैं ये विश्व का ऐसा महाद्वीप बताइए जहां कोई मरुस्थल नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यूरोप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला अपन महाद्वीप ले रहे हैं एशिया महाद्वीप। देखो एशिया महाद्वीप में कई सारे मरुस्थल है, जैसे गोबी, अरब, ईरान, थार, लद्दाख। ठीक है, इनको आप याद रखो। सबसे पहले अपन लेते हैं गोबी का मरुस्थल। देखो गोबी का मरुस्थल जो है बिल्कुल एग्जैक्टली अपन यहाँ देखें तो यहाँ पे मंगोलिया देश है, यहाँ पे आपको ताजिकिस्तान देश मिलेगा। इन देशों में जो है गोबी मरुस्थल का विस्तार है। गोबी मरुस्थल जो पड़ता है ये पामीर के पठार के बिल्कुल एग्जिस्टिंग है। पामीर का पठार है उसके बिल्कुल पास में पड़ता है। पामीर का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो ऑब्वियसली बात है गोबी का मरुस्थल भी काफी ऊंचाई पर स्थित है।
इसलिए गोबी का मरुस्थल भी जो है ये एक ठंडा मरुस्थल है, और गोबी का मरुस्थल विश्व में सबसे ठंडा मरुस्थल है क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। जैसे अभी आपने पढ़ा था ना आटाकामा मरुस्थल शुष्क मरुस्थल है, ऐसे कैसे गोबी मरुस्थल भी जो है ये शुष्क मरुस्थल है। ये मंगोलिया, तजाकिस्तान और अपना एक देश और है वहाँ चीन, इन तीनों देशों के अंदर फैला हुआ है। अरब का मरुस्थल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कौन से देश में इसका विस्तार है, मुख्यतः सऊदी अरब में, है ना। पर सऊदी अरब के साथ साथ यहाँ पर सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, ये देश भी जो है यहाँ पर भी जो मरुस्थल पूरा फैला हुआ है, इसे हम अरब के मरुस्थल के नाम से ही जानते हैं। इस अरब के मरुस्थल में जो है 3 मरुस्थल है। यहाँ पर पहला मरुस्थल है सीरियाई मरुस्थल, एक है यहाँ पर रब अल खाली और अल नाफूद। ये तीनों ही किसके पार्ट हैं? ये तीनों ही अरब मरुस्थल के पार्ट हैं। सीरियाई मरुस्थल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, रब अल खाली देखने को मिल जाएगा और अल नाफूद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अरब का मरुस्थल इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। अरब प्रायद्वीप आप समझते हैं, ये अरब प्रायद्वीप है जो एक तरफ लाल सागर से, एक तरफ जो है ईरान की या पर्शिया की खाड़ी से, और एक तरफ अरब सागर से घिरा हुआ है। तो 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसको अरब प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। इसी अरब प्रायद्वीप पर अपन को क्या मिलेगा? सीरियाई मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल और अल नाफूद मरुस्थल मिलेगा, जिसको सम्मिलित रूप से अपन क्या कहेंगे? अरब का मरुस्थल। फिर देखो ईरान का मरुस्थल, ये है आपका ईरान, और ये ईरान का मरुस्थल, देख पा रहे होंगे आप ईरान का मरुस्थल। देखो ये वाला मरुस्थल जो है ये भी 2 पार्ट में है, 2 भागों से बना है। एक है ईरान के मरुस्थल में भी 2 हैं, दस्त-ए-कावीर, दस्त-ए-कावीर, और एक है इसमें दस्त-ए-लुत। बात समझ रहे हैं? दस्त-ए-कावीर और दस्त-ए-लुत, इन दोनों को मिला के अपन क्या कहते हैं? ईरान का मरुस्थल। फाइनली थार का मरुस्थल, ये तो हम सबको मालूम है। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में विस्तृत है ना। थार के मरुस्थल का एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से मरुस्थल में निवास करती है? थार के मरुस्थल में निवास करती है। साथ ही थार का मरुस्थल विश्व के सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। ध्यान रखना, अच्छा सवाल है ये। विश्व के सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मरुस्थलों में सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है, नहीं, मरुस्थलों में जैव विविधता बहुत कम होती है। मैं कंपेयर कर रहा हूं विश्व के सारे मरुस्थलों को। विश्व के अगर सारे मरुस्थलों को आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा जैव विविधता आपको कहां मिलेगी? थार के मरुस्थल में मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ो, लद्दाख का मरुस्थल। लद्दाख का मरुस्थल बिल्कुल ये भारत का जो लद्दाख प्रांत है वहां पर आपको मिलेगा। ये भी एक ठंडा मरुस्थल है क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है ना, इस वजह से यहाँ पर भी वर्षा का वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर से कम रहता है, ठंडी भी ज़्यादा रहती है। तो अगर कभी पूछ ले कि भारत में स्थित ठंडा मरुस्थल बताइए तो आप किसको बताएंगे? आप बताएंगे लद्दाख को। और फाइनली हमारा एक महाद्वीप और रह गया, इसको भी अपन यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ आप मरुस्थलों के नाम याद रखिए, उसमें काम हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप याद रखेंगे, पहला ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी और गिब्सन, ग्रेट सैंडी और गिब्सन, ये तीनों मरुस्थल आपको कौन से महाद्वीप में मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारे मरुस्थल हो गए। सबसे पहले आपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखा, मोजावी और सोनेराव। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप देखा आपने, वहाँ पे देखा अटाकामा और पैटागोनिया। यूरोप महाद्वीप एक भी मरुस्थल नहीं है वहाँ पे। फिर आप अफ्रीका में आपने सहारा, कालाहारी, नूबियन डेजर्ट, मिस्र वाला, और आपने वहाँ पे देखा नामीब का मरुस्थल। फिर आपने देखे कौन से? एशिया महाद्वीप के मरुस्थल, जिसमें आपने गोबी का मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल का उदाहरण, आपने देखा लद्दाख का मरुस्थल, थार का मरुस्थल,
अरब का मरुस्थल, ठीक है, और ईरान का मरुस्थल। फाइनली आप ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया में आपने क्या क्या सीखा, आपने वहाँ देखा गिब्सन, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया। तो ये मरुस्थलों के नाम और उनकी लोकेशन है। कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बताई हैं, जैसे मृतकों की घाटी, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, जहाँ पर कहीं जनजातियाँ रहती है तो वो वाला मामला, इनको आप ध्यान रख के चलिए, इसमें से क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए मरुस्थलों के बाद आज हमें इसी में एक और टॉपिक की जो बात करनी है वो थे क्या, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, इंग्लिश में इनको कहते हैं ग्रासलैंड्स। देखिए जनरली क्या होता है, जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाले प्रदेश है वहां पर सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, इस वजह से बारिशें बहुत अच्छी होती हैं, है ना। इन बारिशों के कारण यहाँ पर जो प्लेन भूमि है उसके ऊपर घास उग जाती है, चारागाह हो जाते हैं इनको, और हिंदी में कहें तो चारागाह भी कह सकते हैं आप, जो कि पशुओं के चरने के लिए, जो शाकाहारी पशु हैं उनको बहुत सारे अपना खाना वाना मिलता रहता है। ये एक पूरा खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। शाकाहारी पशुओं को यहाँ से इन चारागाहों से खाना मिलता है, फिर जो द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी वो इनका उपभोग करते हैं। तो इन घास के मैदानों को आपको करना पड़ेगा। देखो इन घास के मैदानों की सीधी सी एक लिस्ट है, तो मैं थोड़ा सा उनकी बात कर लेता हूँ। जैसे प्रमुख हैं आप देखेंगे तो मैं उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लेके चलूँगा। प्रेरी, स्टेपीज, पंपास, डाउन्स, वेल्ड। पहले तो ये 5 लो, फिर अभी एक और बताता हूँ मैं आपको। देखो ये प्रेरी घास के मैदान जो हैं ये आपको मिलेंगे यूएसए व कनाडा के बीच, यूएसए और कनाडा के बीच में। स्टेपीज जो आपको मिलेंगे ये मिलेंगे डैन्यूब नदी की घाटी में। कहाँ मिलेंगे, डैन्यूब नदी पता है ना, विश्व की नदी आप पढ़ चुके हैं, उसमें हमने बात करी थी डैन्यूब नदी की, कई सारे 10 देशों से होकर गुजरती है, यूरोप की एक प्रमुख नदी है। पंपास जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे अर्जेंटीना देश में। कौन से देश में, अर्जेंटीना। डाउन्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया में, और वेल्ड जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 मैं नंबर लगा देता हूँ। ये है आपका प्रेरी का घास का मैदान। स्टेपीज यूरोप के अंदर, ये डैन्यूब नदी की घाटी, स्टेपीज के घास के मैदान। पंपाज आप यहाँ आएंगे, ये है आपका अर्जेंटीना में। डाउन्स ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया में, और वेल्ड आपको मिलेंगे यहाँ दक्षिणी अफ्रीका में। बात समझ रहे। अब इसमें देखो क्वेश्चंस क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, आपको ये एक कॉलम दे देंगे, एक कॉलम दे देंगे, दोनों को मिलाने वाला। दूसरा बनता है, देखो ये प्रेरी घास के मैदान जो है ये गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये पट्टी है ना, ये पट्टी बहुत फेमस है किसके लिए, गेहूं उत्पादन के लिए। ऐसे कैसे स्टेपीज जो है ये भी बहुत प्रसिद्ध है किसके लिए, गेहूं उत्पादन के लिए, ठीक है। खास करके स्टेपीज के जो ग्राउंड है यूक्रेन देश में, यूक्रेन देश के अंदर तो इतना गेहूं होता है कि वहां दूर दूर तक खेती दिखते हैं, तो इस देश को गेहूं की बालियां नाम से भी जाना जाता है। तो गेहूं की बालियां देश कौन सा, यूक्रेन। किसके कारण, स्टेपीज के कारण। फिर देखो पंपास अर्जेंटीना, है ना। पंपास के बारे में आप याद रखोगे, अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा क्या है, अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास होती है, काफी ऊंची हो जाती है, और ये पशुओं के लिए बहुत अच्छी होती है। पशु जो है, खास करके दुधारू पशु जो हैं वो इसे खाकर अच्छा दूध देते हैं, साथ ही साथ जो है उनका मांस भी जो है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से पशुओं का जो मांस का व्यापार करते हैं तो उनके लिए भी ये अल्फा अल्फा घास जो है पशुओं को खिलाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अल्फा अल्फा घास कहाँ की विशेषता है, पंपास की। फिर देखो डाउन्स, डाउन्स कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स की विशेषता क्या है, यहाँ पे डाउन्स जो है इनमें एक तो गेहूं की खेती होती है, और दूसरा यहाँ पे मेरिनो भेड़ पाली जाती है।
मेरिनो भेड़ से प्राप्त जो ऊन है वो सबसे उच्चतम क्वालिटी की ऊन मानी जाती है और विश्व में सर्वाधिक मेरिनो भेड़ से प्राप्त ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया ही करता है। और मेरिनो भेड़ कहाँ जाके आपको मिलती है? डाउन्स में। और वेल्ड आपको पता ही है, दक्षिण अफ्रीका। कोई खास इसमें बात तो है नहीं वैसे। हालांकि आज की तारीख में, जैसे मैंने आपसे भी टॉपिक की शुरुआत में कहा था कि यहाँ पे पशु विचरण होता है, चारागाह होते हैं वगैरह, बट आज की तारीख में क्या है कि मनुष्यों ने इनको साफ करके अपने बड़े बड़े खेत बना लिए। अब इनमें से आप एक चीज जो महत्वपूर्ण रूप से याद रखोगे वो ये है कि ये जो पांचों मैंने लिखे हैं ना, इस पर एक सवाल और बनता है, वो भी मैं यहीं पर लिख देता हूं। ये पांचों किस कटिबंध में आते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे ये पांचों के पांचों जो हैं ये शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। कौन से कटिबंध में आते हैं भाई? शीतोष्ण कटिबंध में। ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये जोड़ा याद रखो आप, प्रेरीज, स्टेपीज, पंपास, डाउन्स और वेल्ड, ये सब किस में आएंगे? शीतोष्ण कटिबंध में आएंगे। ठीक है, याद रह जाएगा। फिर देखो इसी के साथ में आगे चलूं मैं, 3 का एक और जोड़ा लो। अगली स्लाइड ले लेते पहले अपन, ताकि ठीक रहे अपने। 5 वहां हो गए थे, 6, 7 और 8। ये जोड़ा है लानोस, कैंपोस और सवाना। ठीक है, इसको अपन अभी यहां पे इस कारण से ले रहे हैं कि ये तीनों मैदान जो हैं, घास के मैदान, ये उष्ण कटिबंध में आते हैं। उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध तो अब आप समझते होंगे। वो मैंने जो पृथ्वी की वायुदाब पेटियां आपको बताई थी, मैंने पवनों का प्रवाह बताया था, उसके अंदर ये आ जाता है ना? क्या कि जो आपकी कर्क रेखा है, 0 डिग्री देशांतर है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये 0 डिग्री, और ये जो जाती है 23.5 डिग्री मकर रेखा। 0 डिग्री के आसपास के जो भी क्षेत्र है ना, ये पूरा है 0 से 10 डिग्री तक उष्ण कटिबंध। उसके बाद कर्क और मकर रेखा के पास आपको मिलेंगे, ऊपर जाओगे तो शीतोष्ण कटिबंध मिलेंगे, है ना? तो लानोस, कैंपोस और सवाना की अगर अपन बात करें तो देखो इसमें आप याद रखोगे, ये लानोस जो है ये तो मिलता है वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला में। ये है लानोस, नंबर लगा देता हूँ मैं, 6 नंबर, ये लानोस। ठीक है, कैंपोस जो है ये मिलता है ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील। ये ब्राज़ील है, यहाँ मैं लगा देता हूँ 7 नंबर। ठीक है, और सवाना जो है वो यहाँ पर अगर आप जाओगे 0 डिग्री के पास में, तो 5 डिग्री से लेके 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये जो अफ्रीका के मैदान हैं, घास के मैदान, इन्हें कहा जाता है सवाना के मैदान। 5 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में सवाना के मैदान जो है ये विश्व के सबसे विस्तृत यानी कि सबसे बड़े घास के मैदान है। तो विश्व की सबसे बड़ी ग्रासलैंड या घास भूमि कौन सी है? सवाना। याद रह जाएगा। अब एक और सवाल बता देता हूं मैं आपको। देखो अभी आपने कहता ना लानोस 6 नंबर, फिर कैंपोस ब्राज़ील, और नीचे मैंने आपको बताया था पंपास। यहाँ पे बताया था ना पीछे वाली स्लाइड में, अर्जेंटीना में। ये वाला कौन सा है? पंपास। ठीक है, ये वाला कौन सा है? लानोस। ये वाला कौन सा है? कैंपोस। अब देखो लानोस, कैंपोस और पंपास के बीच में ही यहाँ पर बहुत ही घने जंगल है। यहाँ पर क्या है? बहुत ही घने जंगल है। इन्हें अमेजन रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि अमेजन के वर्षावन। इन वर्षावनों का एक नाम और भी है, क्या? सेल्वास। क्या है? सेल्वास। इस कलर में अगर आपको नहीं दिखे, मैं काला रंग ले लेता हूँ, वही सेल्वास। सेल्वास का क्या याद रखोगे आप कि अमेजन के वर्षावन, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास के नाम से जाना जाता है। खास करके किस देश में है ये?
ब्राजील देश में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको घास के मैदान समझ में आ गए होंगे। तो वर्षावनों का एक सवाल आया, तो अपन ये वर्षावन भी एक बार कर लेते हैं। देखिए वर्षावन क्या है, ये जो 0 डिग्री देशांतर है भूमध्य रेखा, इस पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो साल भर यहाँ पर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होता है तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, अर्थात सुबह जैसे सूर्योदय हुआ तो दिन भर गर्मी पड़ती है और 3-4 बजे तक इतना वाष्पीकरण होता है कि बारिश आ जाती है। साल भर इस प्रकार से चलता रहता है, दिन भर गर्मी, 3-4 बजे थोड़ी बारिश, तो लगातार यहाँ पे क्या है कि बारिशें खूब होती हैं। इस वजह से क्या है, पानी ज्यादा है तो वनस्पति घनी होती है, इसीलिए यहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास घने वर्षावन पाए जाते हैं। अब इन वर्षावनों में सबसे ज्यादा जो फेमस है वो ये वाले, दूसरा कलर ले लेते अपन, रेड ले लो ठीक रहेगा। सबसे ज्यादा फेमस है ये है अमेजन के घने वर्षावन। कौन से? अमेजन के घने वर्षावन। ऐसे ही यहाँ पर आपका कोलंबिया देश है, कोलंबिया के और आगे यहाँ पे कोलंबिया, पनामा, काफी सारे देश है। यहाँ पर जो वर्षावन है उन्हें कहा जाता है मध्य अमेरिकी वर्षावन। ये सब 0 डिग्री के पास ही हो। ऐसे कैसे आप यहाँ अफ्रीका में जाओगे तो ये अफ्रीका के बीच में बहुत घना रेन फॉरेस्ट है, ये है कांगो, ये है कांगो के घने वर्षावन। ठीक है, आगे चलोगे तो यहाँ पर एक अपना आ जाता है द्वीप मेडागास्कर। मेडागास्कर में भी उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, घने वर्षावन है। एशिया में सबसे घने वर्षावन है इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में भी अगर पर्टिकुलर द्वीप का नाम मैं बताऊं तो सुमात्रा द्वीप में। कहाँ पर? सुमात्रा द्वीप में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये सारे के सारे वर्षावन आपको कहाँ मिलेंगे, ये सारे वर्षावन आपको 0 डिग्री के आसपास मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? 0 डिग्री, आपका 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, तो ये सारे वर्षावन अपन को कहाँ मिलते हैं? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश के आसपास मिलते हैं। तो वर्षावनों का ध्यान रखना। इसमें एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, अमेजन के जो वर्षावन है ना, इसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ। बात समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इतने घने वर्षावन है कि सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है जमीन तक। ठीक है, इतने सटे हुए हैं पेड़, तो भारी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, क्योंकि पेड़ जो है वो खाना बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो यहाँ से भारी मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी के वातावरण में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। इसीलिए माना जाता है कि पृथ्वी यहाँ से सांस ले रही है। अमेजन के वर्षावन इतने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बीच में अभी ये अमेजन के वर्षावनों में आग लगी थी, तब ये चर्चा का विषय भी रहे थे, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। तो ये थे देखिए विश्व के प्रमुख मरुस्थल और वर्षावन को आराम से पढ़िए, सीधा अच्छा सवाल आता है इनके ऊपर। अगर आपके सिलेबस में ये हैं कहीं पर भी विश्व भूगोल में स्थल मंडल, जल मंडल इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो ये टॉपिक आपके सिलेबस का एक पार्ट हो जाता है, इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।